साथ में रहना वो एक अच्छी निश्चित दूरी से, और इसी के साथ जो इकाई है, इकाई परस्परता को, जो इकाई के चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र है, प्रभाव क्षेत्र के कारण इकाई एक दूसरे को परस्परता में, है ना, पहचानता है। और ठीक है भैया, मैं क्वेश्चन को लेता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो परस्परता को पहचानता है और परस्परता को पहचान करके फिर उसके आधार पर निर्वाह करता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे आया था कि जो भी वस्तुएं हैं अच्छी निश्चित दूरी में, ठोस ठोस के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी है, तरल तरल के साथ, विरल विरल के साथ एक अच्छी निश्चित दूरी है, और इसी के साथ जो धरती पे एक व्यवस्था उदय होती है। अभी तक हमने जो देखा वह है, पहचाना कैसे है, उसको हम गुरुत्वाकर्षण की विधि से पहचानते हैं। और जब हम गुरुत्वाकर्षण की विधि से पहचानते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हम सापेक्षता को ला रहे हैं, और सापेक्षता लाने से हम किसी को छोटा किसी को बड़ा मानते हैं, और छोटा बड़ा मानने से फिर सारे मानों में द्रोह विद्रोह, शोषण, है ना, युद्ध, इन सारी चीजों को हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा बड़ा को रखने से संपूर्णता ओझिल हो जाता है, संपूर्णता दिखाई नहीं देता है। संपूर्णता दिखाई नहीं देता है तो इससे क्या हुआ, हमारा मूल्यांकन दोष होता है। हम अधिमूल्यन अवमूल्यन निर्मूल्यन करते हैं। अधिमूल्यन निर्मूल्यन अवमूल्यन करने के कारण हमारे जीने में अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और निर्व्याप्ति दोष है, और उसके कारण फिर सारी समस्याएं हैं। तो उसका निराकरण क्या है? तो उसके स्वरूप में बाबा जी ने फिर सहअस्तित्ववाद का यहाँ पे प्रतिपादन किया है, और उसमें वो विकल्प के स्वरूप में इसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्ययन से क्या हुआ? इस अध्ययन से हमको समझ में आया कि सह अस्तित्व रूप में ही प्रत्येक इकाई का अस्तित्व बना हुआ है, और सह अस्तित्व के सूत्र से ही सारी चीजें सूत्रित हैं, उसी से अनुप्राणित हैं, उसी से संचालित हैं। सह अस्तित्व से सब चीजें ओतप्रोत हैं, है ना। और इस सह अस्तित्व के आधार पे ही, है ना, और आगे क्या कह रहे हैं, जो फाइनल हम पैराग्राफ पढ़ा था कि इसके लिए मनुष्य सदा से ही दीर्घ काल से मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर इसकी प्रतीक्षा रही है। हम सब इसको के लिए प्रतीक्षित हैं ही, और इस प्रतीक्षा के फलस्वरूप आज मानव के सामने सम्मुख है। हम सब के लिए अवसर है। हम आज मानव और मानवत्व का अध्ययन कर सकते हैं। हम स्वयं में मानवत्व सहित व्यवस्था हो सकते हैं, समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकते हैं। इसका अवसर हम सबके लिए है। यहां तक हमने पढ़ा। भैया ने प्रश्न किया, मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखते हैं, है ना। तो कोई इसको भैया मैं लेता हूं थोड़ी देर में, या अभी ले लेता हूं। एक तो भैया जब भी हम कह रहे हैं अच्छी निश्चित दूरी, क्या दिखता है कि अच्छी निश्चित दूरी के लिए एक व्यवस्था के अंदर कोई एक, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक कोई इकाई है, इकाई के अंदर आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में कैसे चेक करें। तो प्रश्न आ गया, परमाणु में मध्यस्थ को समझ आया, लेकिन क्या परमाणु में सम विषम गुण भी होता है? होता है। अच्छा ठीक है, 3 प्रश्न आ गया। ठीक है, तो 2 चीजें, या तो प्रश्न अभी ले लेते हैं या फिर प्रश्न ही अभी ले लेते हैं। एक मिनट मैं अपना देख लेता हूँ मेरे पास समय कितना है। 1 2 3 4। एक काम करते हैं, इस एक पैराग्राफ को और पढ़ लेता हूँ, नहीं तो मेरा पिछड़ जाएगा, और फिर हम प्रश्न को लेता हूं मैं। ठीक है। स्थिति गति अपने स्वरूप में दबाव और प्रवाह का संयुक्त रूप है। कुछ मिसाल में दबाव रहते हुए प्रवाह नहीं होता, जैसे धरती के ऊपर पत्थर, धरती के ऊपर तालाब में पानी, प्रवाह दिखाई नहीं पड़ता। धरती के ऊपर नदी में प्रवाह दिखाई पड़ता है। पानी के प्रवाह में दबाव सुस्पष्ट है, दबाव रहता ही है। पानी का प्रवाह ढाल की ओर, ढाल अंततो गत्वा समुद्र तक जुड़ना, इसलिए सभी नदी का पानी समुद्र तक पहुंचना स्वाभाविक विधि से अथवा नियति विधि से सुस्पष्ट हो चुका है। पानी का हर दबाव प्रभाव दूसरे प्रकार के प्रवाह दबाव में परिवर्तित हो सकता है। इसमें से दबाव ही परिवर्तन का प्रधान कारण है।
जैसा पानी का वाष्प निश्चित दबाव के उपरांत निश्चित प्रकार के यंत्रों को संचालित करने योग्य हो जाता है, जिसके फलन में चुंबकीय विद्युत को पाया जाता है। इसमें चुंबकीयता दबाव के रूप में, विद्युत तरंग प्रवाह के रूप में स्पष्ट हो चुकी है। इससे यह पता लगता है कि कोई भी बल दूसरे प्रकार के बल और प्रवाह का कारक बन सकता है। इस विधि से तैलीय वस्तु को उष्मित करते हुए अर्थात जलाते हुए कुछ यंत्रों को संचालित करना मानव परंपरा में सुलभ हो गया। ऐसे यंत्रों से भी अनेक प्रकार के कार्य करता हुआ देखने को मिलता है, जैसे धरती, पानी, हवा में चलने वाले यंत्रों के रूप में देखने को मिलता है। ऐसे तेल दहन प्रक्रिया से विद्युत पैदा करने वाले यंत्रों को संचालित किया जाता है। फलतः विद्युत चुंबकीय प्रवाह और दबाव होता है। इसी प्रकार विकर्णीय द्रव्यों से भी उष्मा उद्गमन प्रक्रिया पूर्वक विद्युत प्रसारी यंत्रों को भी संचालित किया जाना मानव ने अभ्यास किया है। इनके विसर्जन अर्थात खनिज, कोयला, तेल और विकर्णीय द्रव्यों का विसर्जन अथवा अवशेष प्रदूषण का कारण बन बैठा है। इस मुद्दे पर पहले अध्ययन कर चुके हैं। इसके विकल्प के संदर्भ में भी प्रस्ताव के रूप में पानी के प्रवाह बल की ओर ध्यानाकर्षण किया गया है। इसी के साथ हवा और समुद्री तरंग की ओर भी ध्यान जाना आवश्यक है। सूर्य उष्मा की ओर भी मानव का ध्यान जाना, चुंबकीय विद्युत धारा को प्राप्त करने के क्रम में उत्साहित होने की आवश्यकता है। तभी मानव का प्रदूषणकारी, नीति विरोधी, विकास विरोधी, जागृति विरोधी, मानव विरोधी, धरती के वातावरण विरोधी महा अपराध परंपरा से मुक्ति पाना संभव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं भी लेता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे जो मुख्य बात है कि जो विद्युत है, जिस तरीके से अभी हमारे, एक तो दो बातें, एक तो हमको कितनी ऊर्जा चाहिए और हमारे जो जीने का स्टाइल बन गया है अभी, उसमें क्या हम जो तरीका है जीने का, उसमें हम क्या किसी भी विधि से उसको पूरा कर सकते हैं, ये एक बात है। मूल रूप से विद्युत क्या है इसमें, तो विद्या में जो विद्युत कहा जा रहा है वो जो हमने कहा कि इकाई है, इकाई के चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है और उस प्रभाव क्षेत्र के बीच में, दो प्रभावों के बीच में जो इंटरैक्शन, उसके फलस्वरूप विद्युत है। विद्युत कैसे है कि दोनों इकाई के बीच में एक आकर्षण बल है, आकर्षण बल के कारण उसके अंदर एक चुंबकीय धारा बनी रहती है। जो मध्य रहता है वो मध्य घूर्णन गति करता है, घूर्णन गति करने के कारण एक तरह से वो डायनेमो जैसा काम करता है। ये जो चुंबकीय धारा बनी है ऑर्बिट और मध्य के मध्यांश के बीच में, ये चुंबकीय धारा लगातार विखंडित होती रहती है। इस विखंडन के फलस्वरूप विद्युत होता है और विद्युत जो है वो पुनः धारा में बदल जाता है, तो एक दूसरे का कन्वर्जन भी होता रहता है। ऐसे ही अगर हम धरती पे देखते हैं तो धरती पे भी वैसे ही एक चुंबकीय धारा बनी हुई है ना, और धरती के ऊपर भी ये चुंबकीय धारा को हम देख सकते हैं, ठीक है। और विद्युत का मूल स्वरूप यह है कि वो जो धारा है, चुंबकीय धारा, उससे हम काट करके या उसको विखंडित करके हम विद्युत को प्राप्त करते हैं। अब जो विधि है अभी तक हमने जो अपनाया वो है, एक तो परमाणु जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उससे हम निकाल रहे हैं, कोयले से निकाल रहे हैं, है ना, खनिज तेल से निकाला, ये सब जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया, उससे मानव काफी परेशानी में आया है। उसका विकल्प क्या दे रहे हैं बाबा जी, बहुत सुंदर विकल्प, वो है प्रवाह बल। और अच्छे बहुत बार उदाहरण भी दिया करते थे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि उस नदी में 1 किलोमीटर तक, है ना, कहीं भी अच्छी जगह 1 किलोमीटर तक अगर हम उसके प्रवाह बल को हार्नेस कर लेते हैं तो पूरी भारत के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो पर्याप्त हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो कई सारी मिसालें देते थे। और प्रवाह बल के साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो समुद्री तरंग है और बाकी है, उसके साथ भी हम ऊर्जा को, विद्युत को पा सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो मानव विरोधी, है ना, प्रकृति विरोधी जो काम है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। इसमें एक जगह कह रहे हैं महाअपराध,
जो सबसे बड़ा अपराध मानव ने किया है वो है परमाणु को तोड़ना। अभी के समय में जो सबसे क्लीन एनर्जी जिसको हम मानते हैं वो है परमाणु में, जो परमाणु के विखंडन से, तोड़ने से जो ऊर्जा मिलती है, जो न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन के कारण जो ऊर्जा मिलती है, उसको सबसे क्लीन एनर्जी मानने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उसको बाबा जी कहते हैं कि वो सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि परमाणु स्वयं एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना ये स्वयं में बहुत बड़ा अपराध है। यह अस्तित्व विधि से स्थिति गति को जांचने पर पता लगता है। जांचने का मतलब परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक निश्चय करने से है कि सभी इकाइयों की स्थिति में बल, गति में शक्ति का प्रकाशन किए रहते हैं। ऐसी स्थिति छोटे से छोटे और बड़े से बड़े संपूर्ण इकाइयों में समान रूप से होना पाया जाता है। स्थिति गति संपन्न इकाई व्यवस्था व व्यवस्था में भागीदारी के रूप में होना पहले से स्पष्ट हो चुका है। स्थिति में बल संपन्नता का मतलब स्वयं में व्यवस्था का प्रमाण, गति में शक्ति का मतलब समग्र व्यवस्था में भागीदारी। तो स्थिति में बल का मतलब स्वयं में व्यवस्था होना और गति का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना। मूलतः हर इकाई व्यापक वस्तु में संपृक्त रहने के फलस्वरूप ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता होना ज्ञातव्य है। हर इकाई के मूल में परमाणु ही है। मुख्य बात यह है कि इकाई जहां से हम देख रहे हैं वो परमाणु देख रहे हैं, क्योंकि उसी जगह निश्चित आचरण हो रहा है। निश्चित आचरण का मतलब है कि इकाई स्वयं में व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। जब हम अंश को देख रहे हैं तो उसमें निश्चित आचरण नहीं है, क्योंकि जो उसके अंदर घूर्णन गति है वो अपने में अनिश्चित है और उसका अपने में कोई व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी स्वरूप नहीं होता है, जब तक कि वह किसी परमाणु के अंदर समाहित नहीं हो जाता है। जीवन परमाणु ही भौतिक रासायनिक जीवन क्रिया के रूप में कार्य करता हुआ स्पष्ट है। तो इस तरह से परमाणु के अंदर तीन तरह की क्रियाएं देख रहे हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। और इन्हीं तीन क्रियाओं के संयोग से चारों अवस्थाओं का प्रकटन है, जिसको हम पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था कह रहे हैं। जीवन परमाणु अणु बंधन, भार बंधन से मुक्त तथा भ्रमवश आशा, विचार, इच्छा बंधन से युक्त रहते हैं। अन्य सभी परमाणु जो भौतिक रासायनिक क्रिया में भागीदारी करते हैं वे सब अणुबंधन, भार बंधन से युक्त रहते हैं। ऐसे अणुबंधन, भार बंधन बस ही छोटी रचना बड़ी रचना के रूप में रचित होना पाया जाता है। सबसे छोटी रचना परमाणु है। परमाणु ही अणु और अणु रचित रचना के रूप में वैभव को प्रकट करते हैं। ऐसे वैभव के स्वरूप सहअस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित रहता है। तो बड़े सुंदर आगे कि इसको हम देख सकते हैं कि जो जड़ परमाणु है उसके अंदर भार बंधन है ना, भार से अनुबंधित रहता है, इसके कारण एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ने से उसके अंदर एक अणुबंधन, मतलब परमाणु परमाणु मिलकर के अणु रचना, अणु अणु मिलकर के जो बड़ी रचना है उसको बनाते हैं। इस तरह से हम उसके अंदर अणुबंधन और भार बंधन को देखते हैं। जब जीवन परमाणु बनता है, मतलब जब विकास पूर्वक गठनशील परमाणु गठन पूर्णता को पाता है, उस समय वो वहां से वो गठन पूर्णता के साथ ही भार बंधन और अणुबंधन से मुक्त हो जाता है और आशा बंधन से युक्त हो जाता है, विचार बंधन से युक्त हो जाता है, इच्छा बंधन से युक्त हो जाता है। ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ऐसे वैभव का स्वरूप सह अस्तित्व सूत्र से ही अनुप्राणित है। जैसा एक परमाणु में एक से अधिक अंश होना, एक अणु में एक से अधिक परमाणु होना, अणु रचना में एक से अधिक अणु होना, ये सब अपने आप में सह अस्तित्व सूत्र से अनुप्राणित रहने वाले प्रमाण हैं। रचनाओं में भौतिक रचना, रासायनिक रचना ही होते हैं। इन रचनाओं में एक दूसरे के लिए पूरक और उपयोगी होना सुस्पष्ट हो चुका है। इन सभी प्रजाति के अणु में स्थिति और गति दोनों की अभिव्यक्ति निरंतर वर्तमान रहती है। ये कभी रुकने वाला नहीं है। सदा सदा से ये क्रियाकलाप और प्रकाशन वर्तमान ही है। इसलिए मानव इन सब का अध्ययन करने योग्य इकाई के रूप में प्रस्तुत है। इसलिए स्वयं भी स्थिति में व्यवस्था, गति में समग्र व्यवस्था में भागीदारी को मानव को प्रमाणित करना है। तभी मन स्वस्थता का प्रमाण परंपरा में प्रस्तुत होता है। मन स्वस्थता के बिना मानव में सर्वतोमुखी समाधान होना संभव ही नहीं है। इसलिए मन स्वस्थता
मानव के लिए अत्यावश्यक और परम आवश्यक उपलब्धि है। बड़ी सुंदर। तो इस तरह से दिखता है कि इसका जो अध्ययन, स्थिति और गति का अध्ययन है ना, कितना आवश्यक है। हम लोग जब बाबा जी से मिलते तो बाबा जी मिलते ही बोलते थे हरि हर, स्थिति गति। कभी भी वो स्थिति गति जब भी है ना अभिवादन भी करते हैं तो स्थिति गति के साथ ही करते हैं। तो स्थिति का मतलब स्वयं में व्यवस्था है ना, बल का मतलब स्थिति क्रिया और शक्ति का मतलब गति क्रिया। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो पूरी बनावट है वो सह अस्तित्व के सूत्र से अनुप्राणित है ना, और सह अस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में ही सारी चीजें सजी हुई हैं। और यदि हम स्थिति गति का ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं तो मानव स्वयं में व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार नहीं हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मन स्वस्थता को प्रमाणित नहीं कर सकता है। हम सुख शांति संतोष आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। हम सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। तो सर्वतोमुखी समाधान का होना तभी संभव है यदि हमारा अध्ययन ठीक से होता है। और अध्ययन को ठीक करने के लिए हमको किसी भी क्रिया को है ना, प्रकृति में जितनी क्रिया है वो स्थिति क्रिया और गति क्रिया दोनों के साथ करना है अध्ययन। ऐसे जीवन के अंदर है जो जब हम आस्वादन क्रिया की बात कर रहे हैं, तुलन क्रिया की बात कर रहे हैं, चिंतन या साक्षात्कार क्रिया की बात कर रहे हैं, बोध क्रिया की बात कर रहे हैं, अनुभव क्रिया की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये स्थिति क्रिया है। और जब हम प्रमाण की बात कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, चित्रण की बात कर रहे हैं और विश्लेषण की बात कर रहे हैं और चयन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम गति क्रिया के रूप में पहचानते हैं। स्थिति और गति के साथ ही पूरी क्रिया है। और जो गति है वो स्थिति से ड्रिवेन है, स्थिति के अनुरूप गति है। गति का मतलब है आचरण, और वो आचरण कहाँ से निष्पन्न है? वो है स्थिति से निष्पन्न है। इसके बाद यहाँ पे रुकता हूं मैं और कुछ क्वेश्चन आंसर, 10 मिनट है, क्वेश्चन आंसर लेता हूं। तो आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में, ये बाबू सिंह भैया हैं, पूछ रहे हैं कि आकर्षण विकर्षण प्रत्याकर्षण को स्वयं में कैसे चेक करें। तो भैया देखो, एक तो आकर्षण जो ज्ञान है, हम लोगों ने खुद देखा है, जैसे बाबा जी हैं, ज्ञान है, ज्ञान के प्रति हमारे अंदर आकर्षण होता है। हम सब ज्ञान से आकर्षित होते हैं। जो भी चीज हमको अच्छी लगती है हमारा उसकी तरफ आकर्षण है ना। तो जो आकर्षण है वो मध्यांश का है, मध्य का ही आकर्षण है। अभी हम सब लोग अध्ययन कर रहे हैं, किस बात से आकर्षित होकर कर रहे हैं? ये मध्यांश का आकर्षण है, ज्ञान का आकर्षण है। अब आकर्षित होने वाली कौन सी चीज है? अगर हम जीवन के अंदर चले जाएं तो जैसे जैसे हमारा समझ बढ़ता है वो हम देखते हैं कि बुद्धि में जब हमको सच्चाई स्वीकृत होती है, एक तरह से वहां हम आकर्षण को देख सकते हैं, है ना। और इस आकर्षण के फलस्वरूप और क्या होता है? उसके बाद हम प्रमाण की ओर जाते हैं। तो प्रमाण का हमारे ऊपर जो फल मिलता है उससे हम फिर आत्मा की ओर, हमारे जो बुद्धि है आत्मा की ओर प्रत्याकर्षित होता है। तो जब हमको समझ हुआ, समझ को हम प्रमाणित करने गए, जो भी हमको समझ हुआ प्रमाणित करने गए, उस प्रमाण का हमारे ऊपर कोई फल होता है, उसका कोई रिजल्ट है, उससे फिर हम अनुभव तक पाते हैं। तो इस तरह से जो समझदारी है और जो अनुभव है, मतलब बोध है और प्रमाण है, अनुभव है, उसमें आकर्षण प्रत्याकर्षण का रोल है। ऐसे ही जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो समस्या के प्रति हम विकर्षित होते हैं, हम समस्या को बरते नहीं, है ना। तो समस्या के प्रति हमारा विकर्षण होता है, समाधान के प्रति आकर्षण होता है। ऐसा हम देखते ही हैं एवरीडे लाइफ में, ठीक है। दूसरा है परमाणु में मध्यस्थ को समझ आया, लेकिन क्या परमाणु में मध्यस्थ तो समझ में आया, लेकिन क्या परमाणु में सम विषम गुण भी होते हैं? तो होते हैं, सम विषम होता है। किस रूप में होता है? व्यवस्था के रूप में होता है। हम लोग देखा अभी प्रकृति में बहुत सारे आवेश भी हैं, लेकिन वहां पे जो विषम है वो व्यवस्था के अर्थ में है ना। यहाँ पे जब हम मानव कह रहे हैं तो व्यवस्था के अर्थ में
जब हम विषम यहाँ पे कह रहे हैं तो एक अलग अर्थ में कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें उद्भव होता है और प्रलय होता है, विभव भी बना रहता है। कोई चीज पैदा होती है वो मरती भी है, उसके अंदर संगठन होता है, विघटन भी होता है, जुड़ना भी होता है, टूटना भी होता है। लेकिन मुख्य बात क्या है? मध्यस्थीकरण, उसका बने रहना। वो जो संगठन विघटन है उसके साथ ही वो बना रहता है ना। तो इस रूप में वो बना रहता है। अगर मध्यस्थ को उसको छोड़कर देखेंगे तो ये कोई आपको स्पष्ट नहीं हो सकता है। हम बहुत सारे तो जड़ प्रकृति में जो आवेश है वो आवेश भी व्यवस्था के अर्थ में है, ऐसा हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम जड़ प्रकृति का अध्ययन करके या प्रकृति जैसे पशुओं का अध्ययन करके, पेड़ पौधों का अध्ययन करके मानव के जीने योग्य कोई कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं। अभी परसों की बात है, हमारे यहाँ तालाब है, तालाब में गीज रहते हैं। गीज आए हैं, अभी साउथ से उड़ करके इधर आ गए और बच्चा देने के लिए आ गए। अब हम और आनंदी और देवम जा रहे थे हम लोग, तो क्या दिखता है कि वो जो पक्षी है उसका आपस में लड़ाई चल रही है कि उस तालाब पे कौन रहेगा। ठीक है, अब एक बच्चा उसको अध्ययन करेगा, अब वो तो संतुलन के अर्थ में है, लेकिन अगर हम बच्चे को दें और उसका अध्ययन करें तो उसको लगेगा कि प्रकृति में तो लड़ाई चल रही है ना। तो हम जड़ प्रकृति है ना, या पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था में जो चल रहा है उसको देख करके कोई निश्चित कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ये हमारा अध्ययन तभी होता है जब मध्यस्थ क्रिया सक्रिय होती है, मतलब जब एक मानव अनुभव संपन्न होता है और अनुभव पूर्वक जी करके जब हमारे सामने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया, जागृति को प्रस्तुत किया, उसके बाद ही मानव का ठीक से अध्ययन हो पाता है। ठीक है, उसके बाद क्या अंश में आकर्षण को विज्ञान ने भार कहा है, जबकि मध्यस्थ बल अंश को अच्छी निश्चित दूरी में बनाकर व्यवस्था को प्रमाणित करता है। भैया देखो, क्या अंश में आकर्षण को विज्ञान ने भार कहा है? भैया एक तो जो विज्ञान की अवधारणा है, एक तो पहले बताऊं, मेरा बहुत अध्ययन नहीं है विज्ञान का, जो छोटा अध्ययन उसके आधार पर बताता हूं कि विज्ञान अभी ये तय नहीं कर पाया कि जो पार्टिकल है, जो अंश है, वो अपने में अंश है, सॉलिड मतलब अंश है, या वो अंश भी एक दूसरे में कन्वर्जन होता रहता है। तो उनका बेसिक मानना है कि जो अंश है वो अंश भी होता है और वो मतलब पार्टिकल भी है और वो वेव भी बन जाता है। कब वेव बनता है? जब वो बहुत तेज गति से जाता है तो वो पार्टिकल ना होकर के वेव बन जाता है। और उसका एक उन्होंने कैलकुलेशन भी कर लिया कि कितना उसको गति देने पे कितना उसका पार्टिकल में क्या हो जाता है। जैसे एक पार्टिकल अगर उसको प्रकाश की गति से करें तो पार्टिकल वेव बन जाता है। अब जो वहां पे कैसे उसके अंदर भार आता है, अगर वो वेव बन गया तो उसके अंदर कोई भार नहीं है। अब भार बनने के लिए क्या होता है कि वो फिर किसी दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, जिसको अभी 2012 में से ये बात ज्यादा प्रचलित है कि वो एक हिग्स फील्ड है। तो हिग्स फील्ड के अंदर ही एंटर करते ही फिर वो अपने मास को पाता है ना। तो वहां से फिर भार को देख रहे हैं और वहां पे दूसरी जो बात कह रहे हैं कि जितने भी प्रभाव हैं वो उस प्रभाव को किसी न किसी पार्टिकल के साथ वो जोड़कर देख रहे हैं। जैसे हम लोग यहाँ आकर्षण देख रहे हैं तो वो आकर्षण केवल प्रभाव को देख रहे हैं। एक इकाई है, एक इकाई के चारों तरफ उसका प्रभाव क्षेत्र है, दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई के चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र है। दोनों इकाइयों का प्रभाव क्षेत्र के साथ एक दूसरे को पहचानते हैं, इससे उसके अंदर आकर्षण है। आकर्षण क्या है? केवल परस्परता में प्रभाव है, अपने में कोई पार्टिकल नहीं है। जबकि विज्ञान ऐसा नहीं देखता है। विज्ञान क्या देखता है? जो जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो चुंबकीयता है उसके लिए कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए जो जिम्मेदार पार्टिकल है वो फोटॉन। ऐसे ही मान लो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव है, जो ये इफेक्ट है, उसके लिए भी कोई एक जिम्मेदार पार्टिकल होना चाहिए। अभी खोज नहीं हुई है, उसको बोल रहे हैं ग्रेविटॉन या कुछ और। तो इस तरह से उसमें एक अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे कह रहे हैं भार, तो भार किसको कह रहे हैं? भार आकर्षण को कह रहे हैं। एक इकाई है, मध्य में है, उसके अंदर ऋणाकर्षण है, जो परिवेश में है उसको धनाकर्षण कह रहे हैं। तो ऋणाकर्षण धनाकर्षण
के साथ ही उसके अंदर आकर्षण बना हुआ है। अब हम यदि उस ऋण जो धनाकर्षण है, जैसे मान लो अब उसको अगर बड़े रूप में दें तो धरती और पत्थर है, तो धरती के ऊपर से जब हम पत्थर उठाते हैं तो उसके बीच में जो ये अट्रैक्शन लगा हुआ है ना, जो आकर्षण है, इस आकर्षण को जो पत्थर वो धनाकर्षण हो गया, धरती ऋणाकर्षण, तो उसके बीच में हमने रोक दिया तो क्या रोका भी, वो आकर्षण बल को हम बेसिकली मेजर कर रहे हैं, उस आकर्षण बल को हम भार कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ भार और वहां भार एक जैसा नहीं है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और लोग जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमारे जीवन विद्या में काफी लोग काफी गहरे से विज्ञान का अध्ययन किए, वो लोग ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। और उसके बाद क्या है, अंशों को निश्चित दूरी में, अच्छा इसके बाद और क्वेश्चन है, मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखें, मानव में निश्चित दूरी को कैसे देखें। तो निश्चित दूरी का क्या मतलब है, ये हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से कि निश्चित दूरी से क्या हो रहा है, व्यवस्था में कोई इकाई व्यवस्था में बनी है, वो एक अच्छी निश्चित दूरी के साथ ही व्यवस्था में बनी हुई है। अब हमारे पास क्या होता है, जब हम परिवार में जीते हैं तो वहां पे एक बात आती है, आपने सुना होगा सामाजिक नियम, जिसको हम चरित्र के रूप में पहचानते हैं, है ना। तो सामाजिक नियम में क्या है, स्व पुरुष, स्व नारी, स्वधन, दया, पूर्ण कार्य व्यवहार। अभी क्या हो रहा है समाज में, अच्छी निश्चित दूरी, एक आदमी है, किसी के साथ उसका विवाह हुआ है ना, वो एक निश्चित, तो पति पत्नी के संबंध में एक अच्छी निश्चित दूरी है, माता और बेटे के बीच में एक अलग ढंग की एक अच्छी निश्चित दूरी है, पिता और पुत्र के साथ निश्चित दूरी है, सभी संबंधों में एक निश्चित दूरी है ना। अगर वो संबंध की दूरी को हम व्यवधान कर दें, मतलब जिसके साथ हमारी पत्नी है उस दूरी में कोई और आ जाए, तो उसके कारण काफी समस्या पैदा होती है, और ऐसा हम सामान्यतः देखते भी हैं। तो अच्छी निश्चित दूरी के में बने रहने के लिए जो नियम है उसका पालन करना, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो सामाजिक नियमों के पालन से होती है। और ये अच्छी निश्चित दूरी कहाँ प्रमाणित होती है, परिवार में ही प्रमाणित होती है। अभी हमारा क्या है, किसी मानव से बहुत दूरी है, लड़ाई झगड़ा पंगा है ना, चल रहा है, बहुत ही ज्यादा दूरी है, किसी मानव से हम बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, तो कहीं मोह है तो बहुत चिपके हुए हैं, शरीर से चिपक गए हैं, और कहीं विरोध है, तो इस तरह से हम मोह और विरोध इस तरह से जी रहे हैं, है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि मानव के परस्परता में 7 तरह से मानव के बीच में पूरकता है, और वो पूरकताएं 7 तरह से पूरकता को आप पहचान सकते हैं, जिसको हम 7 संबंधों के रूप में देखते हैं। इन 7 संबंधों के साथ ही हमारी अच्छी निश्चित दूरी है। इन 7 संबंधों में एक मौलिक जो मूल थ्रेड है वो है सामाजिक नियमों का पालन। सामाजिकता के साथ ही सारे संबंध जुड़े हैं, है ना। और ये संबंध किस अर्थ में है, अभी हम जब व्यवस्था के अर्थ में देखते हैं तो अच्छी निश्चित दूरी होती है, और यदि हम ये सारे संबंध शरीर के साथ देखते हैं तो दूरी में गड़बड़ है। अभी लड़ाई कहाँ हो रही है, सारे घर में क्या टूटन हो रही है, क्यों इतने संघर्ष हो रहे हैं, क्योंकि हम इन सारी चीजों को व्यवस्था के अर्थ में नहीं पहचान रहे। जैसे हम बोल रहे हैं हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी पत्नी है, हमारा भाई है, हमारा पिताजी है, ये सब अभी हम शरीर के साथ पहचान रहे हैं। शरीर के साथ पहचानते हैं तो दूरी में गड़बड़ होती है, हम अच्छी निश्चित दूरी में नहीं हो पा रहे हैं, किसी के साथ बहुत क्लोज है और किसी के साथ बहुत दूर है, ठीक है। तो जब हम यही संबंध, समझदारी की बात क्या हुआ कि अब हम शरीर के साथ न पहचान करके अब जीवन मुख्य पहचान में आ गई, सहअस्तित्व पहचान में आ गया, मानवीयतापूर्ण आचरण पहचान में, इसका हमको समझ हुआ, तो समझदारी होते ही अब क्या हुआ, संबंध एक निश्चित व्यवस्था के अर्थ में हमने पहचाना, प्रयोजन के अर्थ में पहचाना, अखंडता और सार्वभौमता के अर्थ में पहचाना। हर संबंध अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में होते ही हम एक दूसरे के साथ पूरकता को पहचान लेते हैं। इस पूरकता को पहचानने के साथ ही हमारा पूरा पहचान पूरा होता है, ठीक है। इस तरह से हम अच्छी निश्चित दूरी में बने रहते हैं।